आरके टॉक्स की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। खान सर ने आज कांग्रेस के दरबारी प्रवक्ता मानव गुप्ता का जो रोस्ट मारा है वो भी इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस की तारीफ कर रहे थे, पुराने कुकर्म को सही बता रहे थे। तो खान सर ने पुराने कुकर्म को कुकर्म बताते हुए और अभी के कुकर्म को और ज़्यादा कुकर्म बताते हुए जो मानव गुप्ता को रेला है, लगभग मानव गुप्ता की बोरी बांधी। आज के बाद वो किसी सर से ऐसी बात नहीं करेंगे और आपको ये चीज़ सुनना है तो आगे डिबेट वीडियो देखिए और मज़े लीजिए। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप राजनीति में आने की भूमिका बना रहे हैं। नहीं, क्यों हमको पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। हम आसपास बोल रहे हैं हम नहीं जा रहे हैं। अब हम किस तरह से बोले? हनुमान जी थोड़े जो सीधा चीर के राम दिखा देंगे यहाँ पर। सवाल को यही तो हम कह रहे हैं, भीड़ तंत्र हो जाए। आप अगर अपनी समस्या कहिए तो लोग कहते हैं कि आप ये आना चाहते हैं। इसके या तो आप राजनीति में आने में कोई दिक्कत नहीं है, सबको आना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा दिया है। क्या आपके अंदर कभी भी 1-2% 10% आवाज नहीं आती कि नहीं जाइए किस दिन? हमारे काम एजुकेशन है और हम अभी पढ़ा रहे हैं, बट हमको एग्रीकल्चर वालों के लिए वर्क करना है। हमको इससे ही फुर्सत नहीं मिलती। बदलाव जो आप लाते हैं वो तो राजनीति में आके ही ला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बदलाव ला सकते हैं। आज भी हम कोई राजनीति में नहीं है, लेकिन एजुकेशन में आज भी बदलाव ला दिए। आज किसी बच्चे को पढ़ना रहेगा, वो अपने एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं खोजेगा, खान सर को खोजेगा। ये हम गारंटी बोलते हैं। किसी राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर से पूछ नहीं जाएगा उनके पास। यानी आप मानते हैं कि सोशल मीडिया ने सबको इतना ताकतवर बना दिया है? बिल्कुल, आप सच्चे मन से करना चाहेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल बदलाव आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आप वहीं जाएं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। टू नेशन थ्योरी पर आपकी राय क्या है? क्या धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनना चाहिए था? पहली बात तो जो उस समय के राजनेता लोग थे, जो उस समय के थे, उन लोगों ने सबसे बड़ी गलती किया कि हमारी जमीन, हमारा देश को एक लाइन खींच के चला गया, इधर इंडिया इधर पाकिस्तान आप मान लिए। तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। पहला डिसीजन होना चाहिए कि हमें रेड क्लिफ लाइन नहीं चाहिए, पूरा पाकिस्तान हमारा है। डूरन लाइन नहीं चाहिए, हमारे गंधारी का गंधार था और इधर हमको म्यांमार हमारा था। 1900 आजादी के केवल 10 साल पहले म्यांमार अलग हुआ था, 1937 में। 35 के अधिनियम के तहत 37 में कंप्लीट खत्म, पूरा अखंड भारत चाहिए था। अभी क्या ले आए यहाँ पर? समझ रहे हो? किसकी वजह से हुआ बंटवारा? उस समय जितने लोग थे सब जिम्मेदार थे, कोई एक आदमी नहीं। लोग कहते हैं नेहरू जी की वजह से हुआ, कुछ कहते हैं गांधी की वजह से हुआ, कुछ कहते हैं जिन्ना की वजह से हुआ, एक पटेल ही थे, कुछ लोग कहते हैं। इन सबको हटा के अगर अंबेडकर साहब रहते तो सब समझ आते हैं। सबसे बड़ी मिसिंग होती है, लोग अंबेडकर साहब को आजादी के टाइम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जिसने संविधान लिखा है, जिस संविधान की आप शपथ लेते हैं, उस संविधान के निर्माता को आप पूछते तक नहीं है संविधान जब देश बनता है तो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हम ये पढ़ते हैं, आप तो पैरवी करते हैं सरदार पटेल को होना चाहिए, आप एक आदमी पैरवी करता है जवाहरलाल नेहरू को होना चाहिए। हम ये पूछते हैं क्या इन दोनों से योग्य अंबेडकर साहब नहीं थे? आप इन्हीं से पूछिए कि आप दोनों से योग्य थे कि नहीं थे। अंबेडकर साहब वो व्यक्ति थे जिनके हाथ में था एक अलग देश बनाना। 1932 रेमजे मैकडोनल्ड प्रधानमंत्री, लंदन में बैठ के गोल में सम्मेलन चल रहा था, गांधी जी और वहां खड़े थे। वापस आए, इन्होंने कहा कि मुझे दलितों के लिए अलग देश नहीं चाहिए, बल्कि मुझे उनके लिए आरक्षण चाहिए ताकि मैं उनका उत्थान कर सकूं। क्या जिन्ना से कम पावरफुल थे अंबेडकर साहब? नहीं, उनकी देशभक्ति पे सवाल उठा देते हैं सर। अगर वो चाहते तो वो जैसे जिन्ना ने बनाया तो बना सकते थे। सबसे योग्य कोई व्यक्ति था उस समय तो अंबेडकर साहब, जिसकी कोई चर्चा नहीं। बिल्कुल होना चाहिए, तो सब लोग एक्सेप्ट कर लेते, इवन जिन्ना भी एक्सेप्ट कर लेता, इधर इंडिया भी एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन अपना पर्सनल ईगो में वो एक इंसान छोटी जाति से आता, वहां भी दिखा दिया लोगों ने। तो गांधी जी जिम्मेदार हैं? बिल्कुल, सारे लोग एकदम गांधी हो जाए, जिन्ना जितने लोग अंबेडकर साहब रहते तो एक्सेप्टेंस देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका एक्सेप्टेंस सब करता है। अंबेडकर साहब का एक्सेप्टेंस जिन्ना को भी करना पड़ता। अगर वो बन जाते प्रधानमंत्री अंबेडकर जी तो आज देश अलग होता, अलग स्थिति में बिल्कुल रहता। आज वो स्थिति नहीं होती, पिछड़ों की, दलितों की बहुत सुधार रहता। आज आप बताइए, संविधान में आपको कोई कमियां दिखती हैं? जो कुछ रही जरूरत के हिसाब से हम लोग सुधार देते हैं यहाँ पे, लेकिन कितना अथक प्रयास करके उन्होंने बताया। लेकिन बात यहाँ है ना कि यहाँ दो ऑप्शन दिए जाते हैं, नेहरू अच्छे कि पटेल अच्छे। अंबेडकर साहब को कहेगा किए नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो बिहार में पले बड़े यही रहते हैं, यहाँ के समाज को, राजनीति को समझते हैं। बिहार की राजनीति तो हमेशा से जात पर ही चली है, जाति पे वोट पड़ता है ना, पड़ता ही है। बिल्कुल, जातिवाद कूट के भरा हुआ है यहाँ पर, सब में है। तो चीजें बहुत बड़ी, और यूपी बिहार में तो इतना ज्यादा है, आप भी जानते हैं। लोग तेरे को बताते थे। तो ये तो चीजें समाज में बदलाव धीरे धीरे होगा। जब समाज पैसे और एजुकेशन दोनों कमाएगा तभी जाके बदलेगा। पर कोई तो वजह होगी ना कि सरकार भी तैयार हो गई। बीजेपी कभी नहीं मानती थी, जाति गणना की मांग कभी नहीं मानी। आप बात मान ली बीजेपी मान ली, मैं कह रहा हूं मान ली, फिर बीजेपी नहीं रहा। ये तो आप बताइए, अगर गवर्नमेंट ने मांगी है तो ये तो उसके स्पोक्स पर्सन बताइए। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। इसका मतलब लोग भी शायद चाहते हैं, ओबीसी के लोग, मुद्दा नहीं होता है राजनीति में। एक ही मुद्दा इंपॉर्टेंट होता है कि हमको वोट किस चीज से मिलेगा। इंपॉर्टेंट तो ये भी मुद्दा है कि एजुकेशन पे से टैक्स हटाना चाहिए। क्या हट गया? यहाँ पॉलिटिक्स में मुद्दा बस ये होता है कि हमको वोट किससे मिलेगा। दूसरा, जो गवर्नमेंट की चीज है वो गवर्नमेंट का इंसान बताएगा क्यों लाया। पर हिंदुस्तान के रिश्ते इजराइल ईरान दोनों से अच्छे रहे, अच्छे दोनों से हैं। पर हाल के दिनों में विपक्ष कहता है कि इन्होंने तो देखिए इजराइल से दोस्ती के चक्कर में ईरान को और पूरे मिडिल ईस्ट को इन्होंने त्याग दिया है, और ये लॉन्ग टर्म में हमको बहुत भारी पड़ेगा। देखिए, इजराइल से हमें टेक्नोलॉजी मिलता है, बट रणनीतिक रूप से मिडिल ईस्ट जो है वो हमें वहां से सस्ते पेट्रोल मिल जाते हैं, हम अपने सामान को वहां बेच देते हैं, हमारा वहां रोजगार है। बट यहाँ पे तीन चीज समझना पड़ेगा। अरब और ईरान ये बड़े दुश्मन हैं। अरब चाहता है कि ईरान खत्म हो जाए, तो हम लोग इसमें बैलेंस बना के चल रहे हैं, किसी से नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ईरान को लेकर चाइना मजबूत स्थिति में आ गया है, क्योंकि चाइना ओपनली ईरान का सपोर्ट किया है। तो लेकिन ईरान भी समझदार है, वो चाइना और इंडिया के बीच में वो भी बैलेंस लेके चलेगा।
आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जैसे हम लोग ईरान और इजराइल में बैलेंस लेके चल रहे हैं, वो हमें बैलेंस लेके चलेंगे। लेकिन ईरान अगर गया तो समझिए कि हम लोग का वेस्ट मिडिल ईस्ट में जाना या फिर सेंट्रल एशिया में जाना, पेट्रोलियम, सारी चीजें महंगी हो जाएगी। कुछ लोग तो कहते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी एकदम फेल हो गई है, एक देश हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर में खड़ा नहीं हुआ, जो आसपास के हमारे पड़ोसी हैं वो भी हमारे साथ नहीं है। अबे साले तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। इसमें एक बड़ा योगदान, एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया और मीडिया में चल रहे मुद्दों को भी हम कह सकते हैं कि अगल बगल में देश की छवि ऐसा बना दिया है कि देश कहाँ जा रहा है। आप मुद्दों को देखिए, किन मुद्दों पे बातें हो रही हैं, एक लेवल देखिए कहाँ पे बात हो रही है। ऐसे केवल मुद्दा राष्ट्र से ऊपर राजनीति का हो रहा है, तो इस वजह से हमारी छवि एक अलग टाइप की छवि बनते जा रही है। जिस वजह से मालदीव जैसा देश, श्रीलंका जैसा देश, बांग्लादेश, जिसको हमने पैदा किया बांग्लादेश को, वो हम लोग के ऊपर आंख दिखा रहा है। तो हमारी जो छवि है ना विश्व गुरु की, या हमारी जो छवि थी वसुधैव कुटुंबकम की, हमारी छवि राइट विंग की ओर ज्यादा मिटती जा रही है। जो एक रीजन वाले देश में, खास करके जहां देश है, वहां पे क्या हो रहा है कि हमारा निगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। हमारे इंडिया में से बहुत सारे लोग सिंगापुर नहीं गए होंगे, लेकिन उन्हें लगता होगा कि सिंगापुर बहुत अच्छा है। कैसे? क्योंकि उन्होंने मीडिया और इन सब चीजों से देखा है। तो हम मीडिया से काफी प्रभावित होते हैं। अमेरिका कोई नहीं गया है ज्यादातर लोग, लेकिन देखते हैं कि अमेरिका बहुत अच्छा है। उसी तरह से हमारे देश के बारे में पता करने से पहले लोग भी मीडिया देखते होंगे। तो इंडिया से कैसे लेवल की डिस्कस होता होगा, क्या दिखता होगा, उन्हें ये दिखता होगा यार ये सब तो केवल पॉलिटिक्स करता है। सब तो अच्छा है मैं अंधा हूँ। तुम्हारी पार्टी अच्छी कि मेरे, ये प्रधानमंत्री सही कि ये प्रधानमंत्री। देखिए आप ये जाति कर रहे हैं मीडिया के साथ। सिर्फ मीडिया कैसे दोषी हो सकता है फॉरेन पॉलिसी के लिए? जली ना, तेरी भी जली ना। तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार, विपक्षी दल जिम्मेदार, जो लोग इस पर बहस करते और करवाते हैं। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कस करने के लिए किस लेवल के लोगों को बुला के लाते हैं लोग? जो मीडिया में बहस करने आते हैं, सो चाट मुर्गा जो लगाया जाता है, किस लेवल के रहते हैं लोग? जिनको बिम्स्टेक में कितने देश हैं ये पता नहीं है, आसियान और सार्क में अंतर नहीं पता चल पाता है, संघाई कॉर्पोरेशन और नाटो में अंतर नहीं समझ पाता है। और मीडिया में आके और 4 आदमी बोलते हैं कि हमारी पार्टी में ये था, हमारी पार्टी में ये था। कोई कहेगा कि इंदिरा गांधी इतनी बहादुर थी, तो कोई कहेगा मोदी जी इतनी बहादुर थी। यही देखने के लिए आदमी बैठा है। देश कहाँ जा रहा है? कैसी लगी आगे स्वाद? आपको लगता है ट्रंप ने ही सीजफायर कराया था? सबसे पहले ट्वीट उन्होंने किया था और ये बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि आपने सीजफायर का जिक्र किया इसलिए पूछा। ये तो मुद्दा बहुत था। ट्रंप ऐसे भी बड़बोला आदमी है, वो कुछ भी बोल देता है। तो ट्रंप पे भरोसा करना बहुत बेवकूफी है। मोदी जी को करना क्या चाहिए कि ईरान और इजराइल वाले मैटर में और अमेरिका वाले मैटर में इन्हें ट्वीट करना चाहिए कि मैंने अमेरिका और ईरान का सीजफायर करा दिया, यहाँ पर बदला बराबर। ले ट्रंप तुम उधर करेगा तो हम इधर करते हैं। वो अमेरिका है, वो इसलिए कोई अमेरिका उनको नहीं है। कोई